नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां न्यायालय में उत्तराखंड सरकार से जुड़े तमाम मामलों में बेहतर पैरवी न होने पर कई बार सरकार और शासन को परेशानी झेलनी पड़ती है, जिसको देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित तमाम विषयों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में राज्य से जुड़े तमाम विषयों में ठोस पैरवी की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामलों की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए, साथ ही राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर मजबूती के साथ पैरवी भी की जाए। समीक्षा होती है तो उसमें हमारा जो ये न्याय विभाग है उसकी भी समीक्षा थी और जो भी काम आगे किए जाने हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट में राज्य की पैरवी के मामले में, उनमें तेजी लाई जाए, उनमें यथासंभव जो कम्युनिकेशन है और बढ़ाया जाए और अच्छी पैरवी करके राज्य के हित में फैसले हमें तो हम लोगों के लिए अच्छा होगा। समीक्षा होती है तो उसमें हमारा दीपावली पर्व से पूर्व परिवहन विभाग को एक बड़ी सौगात मिली, जिसमें कि BS6 मॉडल की 130 नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लोगों की बेहतरी के लिए और आवागमन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आज 130 बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करेंगे और लोगों की सुविधा को बढ़ाने का प्रयास भी जारी रखेंगे। प्रदेश के सभी लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, आवागमन के लिए अच्छा साधन मिले, ये बसें निरंतर रूप से उस दिशा में बहुत बड़ा हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी आने वाले समय में। इससे हमारी आर्थिकी को भी प्रोत्साहन मिलेगा, लोगों को सुविधा भी मिलेगी और उनका सफर भी आसान होगा। हम निकट भविष्य में भी आज जहां 130 बसें परिवहन निगम के बेड़े में शामिल हुई हैं, आने वाले समय में इलेक्ट्रिक बसें भी हम इस बेड़े में शामिल करेंगे और भी जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उन सुविधाओं को देने के लिए हम आगे भी जो है लगातार प्रयास करेंगे। छात्र संघ चुनाव नहीं होने के विरोध में छात्रों ने अल्मोड़ा में अपनी अंतिम रणनीति तैयार की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 दिनों के अवकाश की घोषणा के बीच छात्र संगठनों ने प्रशासनिक भवन में धरना दिया और आगामी कदमों पर चर्चा की। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 5 दिनों का अवकाश घोषित किया है। विश्वविद्यालय के अवकाश और दीपावली की छुट्टियों के दौरान छात्र सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य सरकार और मंत्री धन सिंह रावत का विरोध करेंगे। छात्रों ने आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को समर्थन देने की भी बात कही है। आज हमने सभी लोगों को साथ बुलाकर, जितने भी हमारे इस वर्ष से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो पूर्व के जो भी लड़े हुए लोग, आज हमने सबको साथ बुलाकर के रणनीति आगे की तय की है। क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हैं कि छात्र समुदाय का जो रोष रोडों पर निकला हुआ है, छात्र समुदाय पूरा रोडों पर था। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने डरते हुए सभी जगह विश्वविद्यालयों को बंद करा दिया गया, चाहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, चाहे सुबन सिंह विश्वविद्यालय हो, सभी जगह यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया। ये केवल और केवल इसलिए हुआ क्योंकि छात्र समुदाय से डरते हैं। और जब विश्वविद्यालय में ना टीचर्स हैं ना स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक दीवार को धक्के मारने का जैसा है। तो हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है कि इस बीच जब तक कि कॉलेज का अवकाश है, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें धन सिंह रावत मुर्दाबाद करके हैशटैग चलेंगे और इस निकाय चुनाव में हम सरकार का विरोध करेंगे। हम लोग सरकार के एक मंत्री के कारण, जिसके कारण कि सरकार जाने की नौबत आ रही है, सरकार को भी होश होना चाहिए कि उनका एक मंत्री किस तरह की हरकतें युवा समुदाय के लिए कर रहा है। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है। अब तो हद हो गई कि आप छात्र संघ चुनाव पर भी रोक लगा रहे हैं। इस सरकार के एक मंत्री को सीधे सीधे छात्र समुदाय की चेतावनी है, जब तक आप अपनी गलती नहीं सुधारते तब तक हम इस बार के निकाय चुनाव में सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। कोरब में दरख्ती पहाड़ियों से गिरते मलबे के बीच दीपावली पर व्यापारियों और आम लोगों को नुकसान और असुविधा से बचाने के लिए प्रशासन, पुलिस और विभागीय अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। नेशनल हाईवे पर मौके का निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही THTC और GSI की टीम पहाड़ियों से रिस रहे पानी के ट्रीटमेंट का सुझाव या DPR देगी, काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में कार्य प्रारंभ होने की संभावना है। दीपावली के दौरान व्यापारियों और यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए 2 JCB और पोकलैंड मशीनें 24 घंटे तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही गिरते बोल्डरों और पत्थरों से यात्रियों को सचेत करने के लिए पुलिस के 4 जवान भी तैनात हैं। THDC द्वारा इसमें दिनांक 13 तारीख को सर्वे किया गया था और GSI द्वारा टीम के द्वारा भी 17 तारीख को इसमें सर्वे कर लिया गया है
और टीएचडीसी द्वारा भी 22 तारीख को ही मुझे इसकी ड्राइंग प्रस्तुत करी है प्रथम चरण में, नदी तल से लेकर के रोड लेवल तक उसकी रोड की सुरक्षा हेतु। और अभी 2-3 दिन में हमने तैयारी भी कर ली है, ठेकेदार इसकी तैयारी कर रहा है, 2-3 दिन में वो काम शुरू हो जाएगा। और टीएचडीसी और जीएसआई से जैसे ही हमें पहाड़ी के ट्रीटमेंट का वो मिलता है सुझाव या डीपीआर, तो उसके अनुसार फिर हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। आने वाली दीपावली पर्व को लेकर लोगों में भ्रांति फैली हुई है कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर कि 1 नवंबर को। ऐसे में विद्युत परिषद के सचिव आचार्य करुणेश मिश्र ने कहा कि शास्त्रों का पूर्ण स्पष्ट रूप से मत है कि दीपावली 1 नवंबर को ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश व्यापनी अमावस्या यदि 2 दिन हो तो दूसरे दिन सायंकाल में जो प्रदोष काल अमावस्या होती है उसी दिन महालक्ष्मी पूजन होता है। दीपावली इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय आदि जो ग्रंथ हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से बात को कहा है कि दीपावली निश्चित रूप से अगले दिन यानी कि प्रदोष व्यापनी को यानी कि 1 नवंबर को होनी चाहिए। उसी दिन अमावस्या भी है, इसीलिए उसी दिन दीपावली मनानी जानी चाहिए। देखिए, शास्त्रों का पूर्ण स्पष्ट रूप से मत है दीपावली 1 नवंबर को ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदोष व्यापिनी अमावस्या यदि 2 दिन हो तो दूसरे दिन सायंकाल जो प्रदोष काल में अमावस्या होती है उसी दिन महालक्ष्मी पूजन होता है, उसी दिन दीपावली होती है। इसमें कोई भी संशय नहीं। हमारे यहाँ पर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय आदि जो ग्रंथ हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि दीपावली निश्चित रूप से अगले दिन यानी प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को अगले दिन ही होनी चाहिए। तो 1 नवंबर को हमारी वही अमावस्या है। राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश है। बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे पर संपत्तियों के बंटवारे मामले में भी चर्चा की गई। बैठक में सहकारिता विभाग के तहत यह पाया गया कि करीब 10 करोड़ 44 लाख रुपए लेने हैं और करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए देने हैं। वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि के तहत लगभग रुपए 1 करोड़ 13 लाख की धनराशि उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड को दिए जाने पर उत्तर प्रदेश ने सहमति अब दे दी है। उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी, कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई बाकी ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। उत्तराखंड दीपावली आते ही उल्लुओं की बलि देने का अंधविश्वास अब बढ़ चला है। जहां तांत्रिक बाबा के प्रभाव में लोग जल्दी अमीर बनने की लालसा में उल्लू की बलि देते हैं और इस साल भी जीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव रक्षक सक्रिय हैं। उन्होंने जंगलों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ा दिए हैं जिससे कि उल्लुओं की रक्षा की जा सके। यह अंधविश्वास केवल एक प्रथा नहीं है बल्कि जीवों के लिए एक खतरा भी बनता जा रहा है। किसी भी प्रकार के जो वन्य जीव है उससे संबंधित उसका उपयोग पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र में करना जो है वो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक अपदंडनीय अपराध है। और किसी भी इस प्रकार का जो लोग पूजा पाठ के नाम से इस तरीके की भ्रांतियां लोगों में फैला रहे हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहूंगा कि जो हमारे सभी वन कर्मी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। 2 SOG हमने तैनात किए हैं और सभी लोगों को अलर्ट पे रखा गया है कि यदि दिवाली के अवसर पर किसी भी स्थान से इस प्रकार की सूचना आती है कि लोगों के द्वारा वन्य जीवों का उपयोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र में किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई। हरिद्वार में जंगली पशुओं का सड़कों पर घूमना आम सी बात हो चुकी है। ऋषिकुल हाईवे पर हिरण सड़क पर कर रहा था और ऐसे में किसी वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे वन क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि हिरण को हम लेकर जा रहे हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार उसका आगे का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही जगजीतपुर में लगातार हाथियों के आने पर वन अधिकारी ने कहा कि इस मामले पर टीम लगा दी गई है जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रही है ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न घट सके।
एसडीएम और एसपी हरिद्वार को पत्र के माध्यम से अवगत भी करा दिया गया है। मौके पर पहुंचे यहाँ पे एक हिरन जो है हमें मिला यहाँ पर, उसे हम लेके जा रहे हैं और प्रोटोकॉल के अनुसार उसकी आगे का निस्तारण किया जाएगा। मन लोगों द्वारा सेल्फी और वीडियो बनाने के चक्कर में वहाँ पे जो है हाथी के बड़े नज़दीक चले जाते हैं, और मैं आप लोगों के माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 2023 के तहत क्राइम है। उनकी फोटो सेल्फी ना लें, क्योंकि इसके तहत कोई भी घटना हो सकती है, और घटना तो हुई, ये क्राइम भी है साथ में, तो उनके खिलाफ भी हम कठोर कार्रवाई कर सकते हैं। उधम सिंह नगर जनपद के शहदौरा के जंगल में पुलभट्टा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और इस दौरान बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर दिया, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इस दौरान आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। इसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया है और मामले की जानकारी मिलने पर एसएसपी अस्पताल पहुंचे और घायल आरोपी से पूछताछ की। एसएसपी का कहना है कि जनपद में किसी भी हालत में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बदमाशों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया जाएगा। आज पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बरा चौकी क्षेत्र में एक अभियुक्त की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, परंतु उसके द्वारा फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और उसके पैर में गोली लगी है। ये नानकमत्ता थाना क्षेत्र में जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें यह अभियुक्त है और इसके ऊपर पूर्व में भी कई मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी जानकारी अभी स्पष्ट रूप से ली जा रही है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को फिर से दोहरा दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर एक अच्छा कदम उठाया है। देहरादून पहुंचे शंकराचार्य ने प्रसिद्ध कथावाचक गोपाल मणि महाराज के गौकथा और गौरक्षा को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। शंकराचार्य ने कहा कि गौरक्षकों के लिए देवता भी अवतार धारण करते हैं और गायों के पीछे पीछे घूमते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भी गौरक्षा के लिए लोग काफी संख्या में जुड़े। इसके अलावा पुराणों में भी कहा जाता है कि हमारी धरती गाय की सिंह पार्टी की है। गायों के पीछे पीछे घूमते हैं और उनके महत्व को निरूपित करते हैं। गाय हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि धरती जिन स्तंभों पर टिकी है उनमें से गाय भी एक है। इसलिए गाय के बारे में पर्याप्त महात्म्य कहा गया है। इसलिए सनातनी पक्के गौ भक्त हैं। सदा से वो मांग कर रहे थे कि गौ हत्या को बंद किया जाए और गौ को माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। यहाँ तक कि अंग्रेजों को भगाने का जो आंदोलन चला, स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें भी लोगों ने इसीलिए बढ़ चढ़ करके भाग लिया कि वो चाहते थे कि अंग्रेज गौ हत्या कर रहे हैं, हमको भगा दिया जाए। गायों के पीछे पीछे उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में पुलिस ने वन विभाग की टीम पर फायरिंग करने वाले आरोपी को मुठभेड़ में बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने पहले ही 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई वन विभाग पर हुए हमले के बाद की गई है, जिसमें कि एक वन आरक्षी घायल हुआ था। वहीं एसएसपी ने कहा कि जनपद में अपराधियों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नानकमत्ता थाना क्षेत्र में 15 और 16 की रात को इसी माह में कैथुलिया गांव में वन कर्मियों के द्वारा एक रेड मारी गई। उस रेड में कुछ अपराधी वन तस्कर ऐसे थे जिन्होंने वन कर्मियों पर फायर किया, जिसमें कुछ कर्मी घायल भी हुए। संबंधित धाराओं में उसी दिन अपराध पंजीकृत किया गया और जो वन तस्कर थे उनको गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस लगी रही। इस पूरे मुकदमे में 5 नामजद अभियुक्त थे, जिसमें कि 3 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। एक अभियुक्त जसपाल, जिस पर पूर्व में भी कई मुकदमे थे, उसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जो पुलभट्टा थाना क्षेत्र के बर्रा चौकी में कहीं पर है और वह भागने की तैयारी में है। पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर पुलिस द्वारा किया गया, जिसमें कि उसके पैर में गोली लगी और आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। दीपावली के समय अंधविश्वास के चलते उल्लुओं की मांग बढ़ गई है, जिससे कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। कॉर्पोरेट प्रशासन अलर्ट मोड में है और जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। तांत्रिक जादू टोना के लिए उल्लू की बलि देने की प्रथा के कारण ये दुर्लभ प्रजाति संकट में है। जानकारों का कहना है कि उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन है, लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास के चलते इसका शिकार कर रहे हैं। तंत्र शास्त्र में इसका प्रयोग बताया गया है
और तांत्रिक लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसलिए सनातन धर्म में इसकी सनातनियों के पास सनातन धर्म में वैदिक कर्मकांड में इसका कहीं कोई उपयोग नहीं है। फिर बलिदान जो है, बलि होता है समर्पण। अब उसको उल्लू की बलि दे देना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, खास तौर पर जो तंत्र विद्या वाले लोग होते हैं वो अंधविश्वास के चलते दीपावली के समय पर उल्लू को जो है उपयोग करते हैं अपनी तंत्र विद्या के लिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लोग सिर्फ अंधविश्वास के चलते उल्लू को जो है बलि देते हैं उसकी। तो मुझे लगता है कि हालांकि वन विभाग इस पर तत्पर रहता है और खास जो है गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, लेकिन मेरी लोगों से यही अपील है कि किसी तरह के अंधविश्वास में ना आए, क्योंकि उल्लू हमारे परिस्थिति का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है। भाजपा सोशल मीडिया एवं आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर कुछ पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया और इस अवसर पर आज रुड़की के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता में पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने कहा कि देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के आईटी एवं सोशल मीडिया के श्रेष्ठ 100 पदाधिकारियों को सोशल मीडिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने पर सोशल मीडिया सक्रियता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा में प्रत्येक पदाधिकारी के कार्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा देखा जाता है और समय समय पर सम्मानित भी किया जाता है। मुख्य मुद्दा पर्यावरण का ये है कि आज हमें मुख्यमंत्री जी द्वारा, महामहिम द्वारा, जो उत्तराखंड के मुखिया है, उन्होंने हमें हमने लोकसभा में उन्होंने हमें काम सौंपा था सोशल मीडिया का। हमने वो काम भली भांति पूर्ण किया है। उससे हमारे मुख्यमंत्री हमारे से प्रसन्न हुए। उन्होंने हमें स्वयं अपने कार्यालय बुला के, अपने निवास में बुला के हमें सम्मानित किया। लेकिन जो हमें काम सौंपा गया था, देखो हम हैं सोशल मीडिया वाले, वो भी सोशल मीडिया के, तो वो है सोशल मीडिया वाले। हमें जो काम सौंपा था, लगभग 216 के आसपास हमें पोस्ट दी गई थी, जो हमने पोस्ट उनकी की है, उसमें हम सफल हुए। ठीक है, इसीलिए मैं उन्होंने सम्मानित। धन्यवाद ज्ञापित करता हूं हमारे सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं, सुशील जी, राणा जी और प्रजापति जी, जिनको हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्य सदन में सम्मानित किया। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिला, मेरे भी दिलों में बात आई कि हमारे पार्टी ने, हमारे सरकार ने जो हमारे कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया कि हमें भी ये करना चाहिए। आज उनका हमने सम्मान किया है, उनका हौसला अफजाई की है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने संगठनकर्ता अजय जी का, आदित्य कोठारी जी का और तमाम अपने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि उन्होंने ये शुरुआत की कि सोशल मीडिया के जो कार्यकर्ता जिन्होंने अच्छा काम किया है, प्रदेश लेवल पे उनका सम्मान किया गया। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व विधायकों का जो पेंशन बढ़ा है उससे वो खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि एक सब कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन कमेटी ने आधी अधूरी रिपोर्ट लागू की है जिसमें कि सचिव की भी गलती है, क्योंकि पूर्व विधायकों का वेतन 500 रुपये ही सिर्फ बढ़ा है, वो काफी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन मात्र 48,000 रुपया है, इसलिए आज तक मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसलिए मेरे परिवार और जनता के लिए काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसमें पुनः विचार होना चाहिए। सब कमेटी थी, मंत्री गणों की, विधायक गणों की, पूर्व विधायक गणों की जो पेंशन थी, जो भत्ते थे, वो बढ़ाने की बात थी। वास्तव में कम है तो वो बढ़े, लेकिन जो सब कमेटी की रिपोर्ट थी उसको आधा अधूरा लागू किया गया। उससे पूर्व विधायकों के बारे में जो केवल 500 रुपये बढ़ाए गए वो बहुत कम है, क्योंकि मुझे पता है आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं इस हैसियत में नहीं हूँ, क्योंकि 48,000 में मेरे परिवार का या मेरा जो जनता का जो मेरे पास आते हैं, अभी मैं भगवानपुर थाने गया, कैसे जाऊं, फिर यहाँ प्रोग्राम में भी आना था, जनता के काम करने हैं, वो सारी चीजें हैं। इसलिए जो सब कमेटी की रिपोर्ट है, जो सचिव साहब ने जिसको पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भू कानून की घोषणा प्रदेशवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। उन्होंने 2018 में त्रिवेंद्र रावत सरकार के खिलाफ उठाए गए अपने सवालों को याद करते हुए कहा कि भूमि की लूट का रास्ता खोल दिया गया है। वहीं पूर्व विधायक ने बताया कि सरकार ने मसूरी और पिथौरागढ़ की जमीनें निजी कंपनियों को सौंप दी। यह मुद्दा केदारनाथ की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की नजर पिथौरागढ़ और मसूरी के बाद चोपता की जमीनों पर है।
आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज से कुछ दिन पहले 8-10-12 दिन पहले चुनाव आचार संहिता लगने से ठीक पहले मेरी विधानसभा के अगस्त मुनि में आकर के उन्होंने बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से कहा था कि वो सशक्त भू कानून ला रहे हैं। तो हमने आज आपको हम डेटा शेयर कर रहे हैं, बाकी एनालाइज करना आपका काम है कि सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 18 के बाद भू कानून, उत्तराखंड के भू कानून की धारा 143 और 154 में परिवर्तन करके जमीन की लूट की खुली छूट दे दी थी। आपका कार्य है कि जो डेटा मैंने दिया है वो सिर्फ कुल जो डेटा है उसका 35% भी नहीं है, उसको आप एनालाइज करें कि किन ग्रुपों को दिया गया, किन ग्रुपों के लिए ये कानून लाया गया। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने गौचर मेले की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यक्रमों को अंतिम रूप देकर शीघ्र मेले का ब्राउजर प्रकाशित किया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम भी शामिल करें। दुकान आवंटन से पहले बाहर से आने वाले व्यापारियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करें और दुकानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। वहीं जिलाधिकारी ने मेले में विकास प्रदर्शनी के लिए विभागीय और स्वयं सहायता समूहों के स्टॉल और विभिन्न गोष्ठियों के संचालन के लिए समुचित व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज जो गोपेश्वर में गौचर मेले के संदर्भ में बैठक हुई है, इसमें सभी विभाग और समितियों के सदस्य शामिल थे। तो कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई, शौचालयों की व्यवस्था, इन सब विषयों पर चर्चा हुई। और अब गौचर का मेला 14 नवंबर को नज़दीक आ गया है और चूँकि दिवाली का त्यौहार भी है, इसलिए आज ये बैठक संपन्न करा ली गई है। आशा है कि इस बार का गौचर मेला भव्य हो। बालाकोट में शनिवार रात को एक गुलदार ने 55 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया, जिससे कि वह घायल हो गई। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि घटना के समय गुलदार गौशाला में घुसा था और मवेशियों की आवाज़ सुनकर जब महिला बाहर गई तो गुलदार ने महिला पर झपट्टा मारा। स्थानीय प्रतिनिधि धन सिंह रातकारी ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। के बीच में वहाँ पर गुलदार के द्वारा इनको घायल किया गया है, जिनको वहाँ से गाँव से यहाँ लाया गया संडे के दिन और इनका यहाँ पर लोहाघाट चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। ट्रीटमेंट दे दिया है, स्थिति ठीक है, कंट्रोल में है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, पर एक बार अभी चंपावत में फिजिशियन के लिए रेफर कर रहे हैं। स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं है, अभी ठीक है। रात लगभग 8 बजे की घटना है। गुलदार बकरी को गोठ किया था। इसी बीच महिला देव की देवी बकरी की आवाज़ सुनकर बाहर आई तो गुलदार बकरी को छोड़कर महिला पे झपट गया। इसी बीच अड़ोस पड़ोस के द्वारा हल्ला गुल्ला करने पे गुलदार गांव की ओर भाग गया। तो फिर आपने वन विभाग की जा रही तो वन विभाग द्वारा मौके पे अभी आया गया है। उनके द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई है। बाकी मुआवजा वो मेडिकल रिपोर्ट देने के बाद और उपचार अभी लोहाघाट सामुदायिक से चंपावत डिस्ट्रिक्ट में रेफर किया जा रहा है। न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। नमस्कार।